गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है हॉल इफेक्ट, जो कि आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का ही टॉपिक है और सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है। यानी इस चैप्टर के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या है। हॉल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1879 में इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने यह कहा कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में लगाया जाता है, उसके परपेंडिकुलर अगर करंट फ्लो की जाती है तो जो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया है, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो की गई है, तो वाई डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल इफेक्ट है कि इफेक्ट है क्या। अब इसके आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर। अब एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक मान लेते हैं कि इस तरीके से एक कॉपर प्लेट है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसमें हम एक्स डायरेक्शन में जे एक्स जो है वो करंट डेंसिटी को बता रहा है, तो हमने एक्स डायरेक्शन में इसमें करंट अप्लाई की है और बी जेड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, जो कि क्रॉस के द्वारा ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, तल के नीचे की ओर। यानी प्लेट जो कॉपर प्लेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ना आकर के नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो इसके कारण क्या होगा कि जितने भी ये मूविंग पार्टिकल, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियस है कि जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करेंगे। अब मूव करने की वजह से क्या होगा कि उन पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा कि उन चार्ज पार्टिकल्स को ड्रिफ्ट करेगा इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में ये मूव होने की वजह से, ड्रिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि जैसे आपको ये कर्व लाइंस के थ्रू इनकी डायरेक्शन दिखाई हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर लेफ्ट साइड जाने वाले थे, वो क्या करेंगे कि इस तरीके से घूम करके दूसरी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, अपवाह करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम सी और डी दो प्लेट्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं, दो साइड्स दिख रही हैं, तो इन साइड्स की अगर हम बात करें तो एक साइड पर तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इकट्ठा होना, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज है ये ठहरा हुआ नहीं है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सी की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, होल्स सारे के सारे पी की तरफ, वो डी की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब जैसे ये चार्ज डेंसिटी में एक वेरिएशन हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इन चार्ज पार्टिकल्स के ड्रिफ्ट के कारण। और ये जो EH प्रोड्यूस होगा ये किस तरीके से होगा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हमने EH की डायरेक्शन को दिखाया हुआ है, तो ये इसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, और जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होने की वजह से जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स उसको मूव करवाना चाहता है, ये उसको रोकेगा। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट है, जो अपवाह है आवेश चालू वाहकों का, तो उसको वो रोकेगा, और जिसकी वजह से हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम स्टेडी स्टेट
कह रहे हैं। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें जो लॉरेंज यानी स्टडी स्टेट की बात जो हमने की है, इक्विलिब्रियम की बात की है, तो जो इन दोनों को मिलाकर के जो चार्ज पे टोटल लॉरेंज फोर्स लग रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, ये हमारा हॉल फील्ड यानी कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण फील्ड है। तो ये दोनों को मिलाकर के जो लॉरेंस फोर्स है वो जीरो हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, क्योंकि दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है EH इज इक्वल टू माइनस VD इंटू बी। अब VD क्या है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो VE हो जाएगा, अगर होल्स की बात करेंगे तो VH हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो EH इज इक्वल टू हमारे पास VD इंटू BZ हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि हम उसमें करंट भी दे रहे हैं, JX जो था वो करंट डेंसिटी था। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में अगर हम करंट डेंसिटी को लिखना चाहें तो इक्वेशन नंबर सेकंड हम लिख सकते हैं। और यहां से अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशनों को रिलेट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि ये जो पोर्शन है ये कहलाता है होल कोफिशिएंट RH। और इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाती है, होल कोफिशिएंट को नाप सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास EH की वैल्यू, JX, BZ, या फिर अगर हमारे पास केवल चार्ज करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी और उन पर आवेश की मात्रा दोनों अगर हमें पता है तो भी हम होल कोफिशिएंट को नाप सकते हैं। ठीक है, अब ये जो RH होल कोफिशिएंट हमने निकाला है, इसको लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने आए। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता है कि जो ये होल कोफिशिएंट है वो नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, क्योंकि 1/n³ होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, यानी RH की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से वो नेचर को बता सकता है कि चार्ज कैरियर किस नेचर के हैं। सेकंड, उनकी जो डेंसिटी है उसको निकाल सकता है, N को हम मेजर कर सकते हैं अगर RH हमें पता है। तीसरा, हम निकाल सकते हैं उनकी मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। अब किस तरीके से निकाल सकते हैं कि मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो हमें पता है VD अपॉन में EX होती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि VD की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर जो पीछे हमने लिखी थी उनसे हम निकाल लेंगे। जैसे VD इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो है ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि EH अपॉन BZ हो जाएगी। तो यहां से जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमें इस तरीके से जो फाई है वो हमने होल एंगल कह दिया और म्यू इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाता है JX अपॉन EX इंटू RH। यानी अगर होल कोफिशिएंट हमें पता है तो हम उसके मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की। और अगर हमारे पास मोबिलिटी हमें पता है, चार्ज होल कोफिशिएंट पता है, तो हम किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 7 से हमने आपको दिखाई हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि हम एक कोफिशिएंट को निकालकर हम कितनी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी मटेरियल के बारे में जान सकते हैं। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि हम सेमीकंडक्टर में हॉल इफेक्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर में तो दोनों तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो दोनों को मिला करके ही हम लिखते हैं, यानी कि JX इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 8 में हमने दिखाया है, जिसमें कि N नेगेटिव चार्ज और P होल्स के लिए। तो दोनों की फॉर्म्स में हम लिखते हैं। इनकी जो मोबिलिटी है एक की माइनस रहेगी एक की प्लस रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस होती है और होल्स के लिए प्लस रहती है। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 8 में लिखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने लॉरेंज इक्वेशन लिखी थी, लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन जो पहले हमने लिखी थी जीरो के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के लिए अलग अलग उनका एडिशन जो है वो जीरो हो जाएगा। पहले हमने चार्ज पार्टिकल हमने एक के लिए बात की थी,
अब हम उन दोनों को कंसीडर करते हुए ले रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस एडिशन का वो बता रहा है होल्स के लिए, और जो सेकेंड पार्ट है वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और दोनों का जो एडिशन है वो 0 हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। और यहां से हम EH की वैल्यू निकाल लेते हैं जो होल फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इक्वेशन नंबर 9 के द्वारा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इधर से इधर जब हम आ रहे हैं तो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू की फॉर्म में हमने EX की फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को लिख दिया, तो हमारे पास इस तरीके से होल इफेक्ट हमारे पास प्राप्त हो जाता है इक्वेशन नंबर 10 से। अगर हमारे पास सिंपली नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पता है, मोबिलिटी पता है, तो हम RH की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ये तो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इक्वेशन नंबर 10 से। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो N इज इक्वल टू P हो जाएगा, और उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालने की जरूरत है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। अगर हमें पता है तो हम होल कोफिशिएंट इजीली निकाल सकते हैं फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यदि हमें दोनों की डेंसिटी पता है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी हम होल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो बनाया गया कि होल कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमें इजी तरीके से निकालनी है तो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक सेटअप किया गया जिसमें कि हमने यहाँ पर बीच में देखिए आपको एक दिख रही है यहाँ पर ये जो क्यूब टाइप में दिख रहा है, तो ये जो है डाइसी ये है वो मटेरियल जिसका हमें होल कोफिशिएंट निकालना है। इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं जिसको गॉस मीटर के द्वारा नाप सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगाया गया है। इसके बाद इसमें JX जो यहाँ पर करंट फ्लो की जा रही है उसको अमीटर के द्वारा नाप रहे हैं, और साथ में ही जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है VH उसको जो इनके बीच में लगाया गया पोटेंशियल है पोटेंशियोमीटर के द्वारा लगाया गया है। इन दोनों जो वायर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस B है, यानी कि VH जो लगाया गया है वो इस ये देखिए ये B आपको दिखाई दे रहा है, तो B इधर से इधर इन दोनों सिरों के बीच में लगाया गया है, तो BH की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी होल फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, करंट डेंसिटी हम निकाल रहे हैं कि JX इज इक्वल टू IX अपॉन में BT, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ये जो है सरफेस ये वाला आएगा इसमें, ठीक है, कि ये वाला जो क्रॉस हो रहा है वो ये वाला सेक्शन हो रहा है आई के लिए, ठीक है ना, जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं उसमें, तो इस सेक्शन का जो क्षेत्रफल है वो है BT, तो हमारे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी JX इज इक्वल टू IX अपॉन में BT। और यहां से इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए जब हम RH के फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से RH के लिए एक फॉर्मूला मिल जाता है, जिसमें कि अगर हमारे पास VH जो हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, IX जो अमीटर से हमें प्राप्त हो रही है, T इसकी थिकनेस है जो हमें पता है, और BZ जो हम यहाँ गॉस मीटर से निकाल रहे हैं, तो अगर ये चारों वैल्यूज हमें पता है तो हम किसी भी मटेरियल के लिए RH यानी होल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेमीकंडक्टर का जो टॉपिक था जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बैंड थ्योरी पढ़ी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टी, हॉल इफेक्ट, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आप इन सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें। और अब मैं आपको कल एक असाइनमेंट देने वाली हूँ इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर, सो आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें और अपना जो असाइनमेंट है वो ध्यान से करें, और लास्ट डेट से पहले पहले आप उसको जरूर सबमिट भी करें। अगर आपको इन लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या मुझे पर्सनल कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।